हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक नया सेशन और आज का टॉपिक है कि साल 2022 आपके लिए कैसा रहेगा। जी हां, 2022 जो नया वर्ष है ये आपके लिए कैसा रहेगा। और शुरुआत में ही आपको बता दूं कि ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। तो टाइमलेस रीडिंग होने की वजह से जब आप इसको देख रहे हैं, जिस दिन से आप इसको देखेंगे उस दिन से ये आपके साथ रेजोनेट करनी शुरू कर देगी। और चूंकि ये जनरल रीडिंग है तो आपके साथ 70 से 100% के बीच में इसकी रेजोनेशन हो सकती है। तो हर बार की तरह इस बार भी 3 पाइल्स बनाए गए हैं आज की रीडिंग के लिए। तीनों पाइल अब आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। स्टीमपंक टैरो डेक से ये 3 कार्ड्स पाइल के रूप में सेलेक्ट किए गए हैं। एस ऑफ द स्वॉर्ड्स, मैं बता दूं कि टैरो कार्ड में 1 को एस कहते हैं, ACE एस। तो अब आप इनको 1 समझ लें, एस समझ लें, जो भी है। तो 1 ऑफ द स्वॉर्ड्स पाइल नंबर 1, 1 ऑफ द कप्स पाइल नंबर 2 और 1 ऑफ द वॉन्ड्स पाइल नंबर 3 रहेगा। तीनों कार्ड्स आपके सामने स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। जो कार्ड आपको अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, जिस कार्ड को देख के आपको अपना लगाव जुड़ाव ज्यादा महसूस होता हो, या जिस कार्ड को आप पसंद कर रहे हैं उस कार्ड को अपनी पाइल मान लें और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखें। तीनों पाइल्स के लिए टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, तो टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक करके आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपनी पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं। जो लोग आज पहली बार एस्ट्रो गुरु चैनल पर जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, एस्ट्रो गुरु फैमिली में आपका स्वागत है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलने लगे। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स, आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने इतना सहयोग और इतना प्यार मुझे दिया है। आपने भी अगर कहीं बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसे जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशंस मिलनी शुरू हो जाएंगी और वो नोटिफिकेशंस भी मिलेंगी जब मैं लाइव सेशन करूंगा। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बार आपको याद करा दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहते हैं। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप करना है। उसके बाद मेरी टीम मेंबर आपके साथ कांटेक्ट कर लेगी और आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। तो चलिए देर नहीं करते, आज की रीडिंग शुरू करते हैं और जानते हैं कि 2022 में आपके लिए क्या रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, क्या अच्छा क्या बुरा, और टैरो की क्या गाइडेंस आपके लिए है। पाइल नंबर 1 से शुरू करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने एस ऑफ द स्वॉर्ड्स यानी 1 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड हाउस का पहला कार्ड जो 1 स्वॉर्ड्स है ये चूज किया था। ये बहुत ही एनर्जेटिक कार्ड है, इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन इसमें चूंकि स्वॉर्ड्स हाउस का है तो निगेटिव एनर्जी अपने आप में अटैच्ड होती है। नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी का ही दूसरा रूप है, या ये कहें कि पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी का दूसरा स्वरूप है। तो दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों के बिना कल्पना नहीं की जा सकती एनर्जीज की। तो फिलहाल चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए टैरो आज क्या लेकर के आए हैं कि 2022 आपके लिए कैसा जाने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए जो मेरे पास आया हुआ है ये है क्वीन ऑफ द कप्स। जी हाँ, मैंने राइडर वाइट की डेक को फिर से निकाला है आज रीड करने के लिए। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है द फूल। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है 4 ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए आया है 2 ऑफ द पेंटिकल्स। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है दिस वन इज जस्टिस। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके हैं राइडर वाइट टैरो डेक से। और अब रीडिंग को शुरू करते हैं। तो पाइल नंबर 1, आप जैसा कि जानते हैं कि आपके जीवन में इस समय आपकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो भी फाइनेंशियल या कैरियर की स्टेबिलिटी ही सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। हालांकि पारिवारिक मामले भी आपके अपने हैं, लेकिन उन पारिवारिक मामलों से 2-4 इस तरह हुए हैं आप, या इस तरह से उनको हैंडल कर रहे हैं, या सिचुएशन ऐसी चल रही है कि अकॉर्डिंगली वो चीज़ें आपके लिए काम कर रही हैं। मीन्स आपके फेवर में तो पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन आपके अगेंस्ट भी नहीं है। तो मतलब आपके साथ एक समरूपता के अकॉर्डिंग चीज़ें अब आ गई हैं। दूसरों पर भरोसा करके बहुत सारा नुकसान आप कर चुके हैं, लेकिन वो चीज़ आपको अब दोबारा नहीं करनी, इसके लिए सतर्क रहें। आप अच्छे इंसान तो हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे इंसान होना कभी कभी नुकसानदेह होता है। एक बार मैंने बताया था ना कि आचार्य चाणक्य कहते थे कि ज़्यादा सीधे इंसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगल में जो सीधे पेड़ हैं पहले उनको काट लिया जाता है, क्योंकि उनकी लकड़ी के दरवाजे बढ़िया बन सकते हैं।
ठीक है, उनकी लकड़ी के तख्ते अच्छे बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बन सकते हैं सीधी लकड़ी के, लेकिन अगर लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो तो दिक्कत होगी, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सीधाई नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं 2022 कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं, चीज़ें समझें आपके लिए। 2022 प्रेम संबंधों के लिए आपके बहुत बढ़िया रहने वाला है। प्रेम संबंध आपके विवाह तक जा सकते हैं, इस बात की संभावना पुरजोर आ रही है। हालांकि इस पर पूरा एक मैं वीडियो अलग से डालने वाला हूं कि जो आपके प्रेम संबंध हैं उसमें आपका क्या हो सकता है, या लव या अरेंज, ऐसा कुछ अभी प्लान नहीं कर रहा है, थोड़ा सा सोच रहा हूं, तो कुछ दिनों में वो वीडियो भी आप लोगों के सामने होगा। फिलहाल ये तो जरूर ही आएगा कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज क्या हो सकती है, अगर आप शादी करना चाहते हैं 2022 में तो आपकी किस्मत में क्या है। तो फिलहाल प्रेम संबंधों के मामले में 2022 अच्छा है। और जो यहाँ कार्ड मुझे दिखा रहे हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए, अकॉर्डिंग टू दैट आपके लव रिलेशनशिप विवाह में परिवर्तित तो हो रहे हैं, लेकिन ये उसी कंडीशन में हो रहा है जब आपके बीच किसी तरह का ट्रस्ट इशू ना हो। अगर आपके बीच में कोई ट्रस्ट इशू है, आपका उस पर, उसका आप पर, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो फिर ये वैवाहिक संबंधों तक नहीं जा रहा, बीच में ही सिचुएशन खराब हो रही है। इसके अलावा आपके लाइफ में आप अगर आगे बढ़ते हैं और जीवन में वो करना चाहते हैं जो आप करना चाहते हैं, मतलब अपने मन की करना चाहते हैं, और चाहते हैं साथ साथ कि परिवार इसमें सपोर्ट करे, तो एक्चुअली आपको परिवार का सहयोग पूरा पूरा मिलेगा। फैमिली इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है इस पूरे साल 2022 में, आप पर भरोसा करेगी, मेन चीज़ ये है। और चूंकि परिवार आप पर भरोसा करेगा, दैट्स वाई चीज़ें आपके फेवर में अच्छी चलेंगी। अब बात करते हैं थोड़ा सा फाइनेंशियल ग्रोथ की। फाइनेंशियल ग्रोथ में देखिए, कभी कभी फाइनेंस के मामले में क्या होता है कि आप एक धारा में चलते चले जाते हैं। जब आप एक धारा में चलते हैं ना, तो उस धारा से हटना बड़ा मुश्किल जान पड़ता है। जैसे नदी हो, अब नदी तो बह रही है, लेकिन नदी से एक धार अगर अलग करनी हो तो मुश्किल काम है। उस धार को अलग करने के लिए नदी की धार को पहले रोकना पड़ेगा, बीच में एक पत्थर डालना पड़ेगा या एक बैरियर बनाना पड़ेगा, ताकि उस बैरियर से कट के धार दूसरी ओर चली जाए। तो बिल्कुल आपको यही एक बैरियर सा अपने जीवन में लाना है, ताकि आपकी इनकम का एक दूसरा छोटा सा ही सही सोर्स बन जाए। छोटा सा, धारा तो छोटी ही होती है, तो बाद में बड़ी हो जाएगी। तो सोर्स एक छोटा सा बनाने का पूरा आपको प्रयास करना है। इस साल इस चीज की पूरी पूरी संभावना आ रही है। अगर आप ये प्रयास नहीं करते हैं तो जो अर्निंग सोर्स आपका अभी है वही बना रहेगा, आप सिंगल सोर्स के स्वामी रह जाएंगे। लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं, अच्छा उस समय आपको लगेगा कि अगर एक सोर्स बनाने का प्रयास करते हैं तो शायद आप समय नहीं दे पाएंगे, एक साथ दोनों को मैनेज नहीं कर पाएंगे, बट एक्चुअली दोनों चीजें एक साथ मैनेजेबल हैं और कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है कि दोनों को मैनेज नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि जब आप दो सिचुएशन में एक साथ डील कर रहे होते हैं तो आपको फोकस की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सामने वाले को प्रिटेंड करना होता है, दिखाना यह होता है कि आपको बिल्कुल फोकस नहीं रखना है। मीन्स आपने देखा होगा जगलर, वो जो बॉल को उछालते हैं, 2 बॉल 4 बॉल 6 बॉल एक साथ उछाल रहे होते हैं, वे उनको देखिए कभी, अगर उनका कोई वीडियो आपने यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम वगैरह पर देखा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि उन्हें देख के लगता है कि बड़े कैजुअल हैं, वो बिल्कुल फोकस्ड नहीं है, एकदम आराम से सारी बॉल्स उछलती जा रही हैं और सब कुछ अपने आप चल रहा है। बट एक्चुअली उसके लिए ज्यादा फोकस की जरूरत होती है। तो उन्होंने ऐसा ट्रेंड अपने आप को कर रखा कि सामने वाले को लगता है कि इसको फोकस की जरूरत नहीं है, जबकि उन्होंने खुद को फोकस रखा। तो यही आपको करना है। अगला नया सोर्स बनाने की कोशिश जब आप करें तो उसे जाहिर ना होने दें। हो सके तो फैमिली मेंबर्स को भी ज्यादा चीजें ना बताएं, पहले प्लानिंग कर लें। पूरी प्लानिंग करने के बाद जब उस चीज पर आप काम करेंगे और वहां किसी की हेल्प चाहिए और उसकी हेल्प लेंगे तो उसको भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ना दें। कोई पूछे क्या करें तो बोलिए बस एक आइडिया दिमाग में था, कोशिश कर रहा हूं, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता। शुरुआत में आपको भी ये मान के चलना होगा कि नए आइडिया पर काम करके नया अर्निंग सोर्स बनाने का प्रयास करके कुछ नहीं होगा। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने नया अर्निंग सोर्स बनाया और खटाखट पैसे आने शुरू, नहीं, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा। बट दोनों चीजों को साथ में मैनेज अगर कर ले गए, जो कि आप कर ले जाएंगे, तो अगर आप कर ले गए तो चीजें आपके लिए अलग तरह से मूव कर पाएंगे। और अगर नहीं कर ले गए तो भी एग्जिस्टिंग बिजनेस या जॉब में आपकी ग्रोथ के चांसेस बढ़िया दिख रहे हैं। अब बात करते हैं समाज में आपके एस्टेब्लिशमेंट की, या समाज में आपकी जो पोजीशन है उस चीज की। समाज में आपकी जो पोजीशन है उसे लेकर अगर आप चिंतित होते हैं, उसे लेकर के अगर आप ऐसा सोचते हैं
कि जीवन में आप जो कुछ भी करें, हर एक काम में आपको सराहा जाए, आपकी वाहवाही की जाए, तो शायद आप गलत हैं, आप गलत फहमी में हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप समाज में अपनी भूमिका को स्वीकार करते हैं और ऐसा जताने की कोशिश करते हैं कि समाज के ताने बाने के हिसाब से आप चल रहे हैं और सामाजिक नियमों का आदर कर रहे हैं, भले आप आदर ना करें, भले आप उनको दकियानुसी माने, भले आपकी मन में उनके प्रति रिस्पेक्ट ना हो, लेकिन दिखाएं ये चीज कि नहीं आप बड़े रिस्पेक्टेड पर्सन हैं, बड़े रिस्पेक्ट उन चीज़ों की कर रहे हैं। जैसे हमारे पॉलिटिशियन होते हैं ना, उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि वे कुछ कर पाएंगे जनता के लिए, और वो चुन लिए जाने के बाद कुछ करते भी नहीं है खास। लेकिन चुनाव के समय वो बिल्कुल ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि अरे आपने हमें जिता लिया तो आपका एरिया तो भैया स्वर्ग होगा, अप्सराएं यहाँ नृत्य करेंगी आकर के, ठीक है, भले ही उनके जीतने के बाद नालियां बजबजाती रहें, कुछ ना हो। तो दिखावा भी बहुत जरूरी है समाज में अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए। लोग अच्छे कपड़े क्यों पहनते हैं? समाज में एक इस्टेब्लिशमेंट, एक अच्छी पोजीशन के लिए, एक अच्छे रिस्पेक्ट पाने के लिए, वरना क्या जरूरत थी? एक ही कपड़ा पहनिए ना, सिंपल, एक ही रंग, एक ही डिजाइन, एक ही ड्रेस, तो वो भी तो चल जाएगा ना। ऐसा थोड़ी ना तन ढकने के लिए ही नहीं पहना जाता। कपड़े पहने जाते हैं किस चीज़ के लिए? वो देखिए, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लड़कियों का अनारकली सूट होता है, उसमें कितना सारा घेरा होता है, वो कितनी सुंदर और कितनी प्यारी लगती है उसको पहनकर। अब कोई कहे भैया ये कपड़ों की बर्बादी है, तो मेरे हिसाब से उसका दिमाग खराब है, उसको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई हर चीज में बर्बादी नहीं होती है, हर चीज को उस ढंग से नहीं चलाया जा सकता जिस ढंग से आप सोचते हैं। कम्युनिस्ट जो हैं उनका मानना था कि समाज में जिसके पास जो कुछ है दुनिया में सब बांट देना चाहिए, अपना वाला छोड़कर नहीं, अपना वाला नहीं बांटना। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में है कि एक बार वे एक भाषण दे रहे थे, रशिया में रहते थे, और उन्होंने कहा कि शहर में जब लोग भूखे मर रहे हों, बच्चों के पास दूध ना हो, खाने की रोटी ना हो, और आप कार में घूम रहे हो, तो फिर गलत बात है। उनके इस भाषण से लोग उत्तेजित हो गए, और जो जहां उनका भाषण चल रहा था वहीं बाहर एक कार खड़ी थी, उसको तोड़ने के लिए डंडे लेके कुछ लोग निकले। तो ये जोक बन गया बाद में। तो बर्नार्ड शॉ ने अपने भाषण में आगे कहा कि इससे पहले आप उस सामने खड़ी लाल रंग की कार को कोई नुकसान पहुंचाए, मैं बता दूं कि वो मेरी कार है। तो दिखावा बहुत जरूरी चीज है, दिखावे से बिल्कुल ना हटें। जेन्युइनिटी नाम की कोई चीज होती नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि जेन्युइन रहिए, उस तरह से जेन्युइन रहने की जरूरत नहीं है। आप बालों को कंघी करते हैं, नहाते धोते हैं, बढ़िया कपड़े पहनते हैं। मुझे देखिए, मैं अच्छे कपड़े पहनकर आया हूं कि नहीं आया हूं, अब मैं डॉट डॉट डॉट, तो गड़बड़ हो जाती है ना मामला। तो ऐसे ही आप अपने बारे में सोचें, आप अपने बालों में कंघी ना करें, जेन्युइन हो जाएं, जैसा भगवान ने भेजा बिल्कुल वैसा रहना शुरू कर दें। यही तो जेन्युइनिटी है। तो फिर शायद घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर पुलिस वाले उठा ले जाएंगे, कहेंगे इसका दिमाग खराब है। तो मीन्स अपने आप को एक आडंबर में डालिए, प्लान करिए कि दुनिया के लिए आप कैसे बनेंगे। 2022 जो बीत गया, 2021 जो ये साल जा रहा है या चला गया, ये जैसा भी गया इसको भूल जाएं। आपकी जो इमेज समाज में थी, मान लेते हैं आपकी इमेज बहुत अच्छी नहीं थी, अच्छा अब मैं चेक नहीं करने वाला इमेज के बारे में, क्योंकि हर एक की अलग अलग होती है, तो थोड़ा ये जनरल रीडिंग है तो जनरल वे में ही रहना चाहिए। पर्सनल रीडिंग होती तो मैं अभी देखता कि इमेज कैसी थी। खैर, तो आपकी जो भी इमेज थी उसमें जो इन्हेंसमेंट करना चाहते हैं, जो नया लाना चाहते हैं इमेज बनाने में, उस सारी चीज को प्रिटेंड करिए, नोट करिए और उसे दिखाना शुरू करिए। जब उसे दिखाना शुरू करेंगे तो आपकी जो इमेज है वो उसी के अनुरूप बनती चली जाएगी। और अगर कोई आपको ताना मारने आ जाता है कि अरे आप तो पहले ऐसे थे, अब तो आप ऐसे हो गए हैं, अरे वाह भाई क्या बात है, तो उसको बोलिए कि मैं इंसान हूं और मैं बदलाव में आता रहता हूं। ठीक है, आप में बदलाव नहीं आता, हो सकता है आप सड़ चुके हों, क्योंकि जो चीजें बदलती नहीं वो सड़ जाती हैं। बिल्कुल इंसल्ट कर दीजिए उसकी। कैसी कैसी बातें सिखा देता हूं ना। मीन्स उस पर्सन को कहिए कि मैं एक नॉर्मल पर्सन हूं, और नॉर्मल पर्सन अपने में बदलाव करते हैं। अगर मुझ में कुछ कमियां थी तो मुझे बदलाव करना है, और उस बदलाव के अनुसार मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाना है। अगर आप बदलाव नहीं करते, जैसे थे वैसे रहना चाहते हैं, तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बाय बाय। तो फिलहाल इस चीज का ध्यान रखिए। अब चलिए ज़ेन कार्ड की थोड़ी हेल्प लेते हैं और देखते हैं कि स्पिरिचुअल वेज की तरफ से आपके लिए 2022 में क्या आ रहा है। जी हाँ, आज का जो ज़ेन कार्ड है ये बड़ी देर से मैंने नहीं निकाला था, क्योंकि आज मैं इससे आपको थोड़ा स्पिरिचुअल वेज में बताऊंगा कि आप
हालांकि मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी जेन कार्ड से पकड़ी जाती हैं, कैच हो जाएंगी, लेकिन थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी इंक्लूड रहेगी। तो चूंकि इसका कोई कनेक्शन नहीं है तो राइडर वाइट के 5 कार्ड्स मैं हटा रहा हूँ। अब जेन कार्ड्स मेरे शफल हो चुके हैं। पहला कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है प्रोजेक्शन। कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो अपीयर हुआ है नथिंगनेस। इसका पूरा नाम है नो थिंगनेस। थिंग मतलब चीजें, कोई भी चीज नहीं, नथिंगनेस, जैसे कि हमारा यूनिवर्स पहले था, कुछ भी नहीं था। साइलेंस तीसरा कार्ड एक्चुअली चौथे कार्ड के रूप में अपीयर हुआ है वी आर द वर्ल्ड। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो मेरे पास आया है ये है स्ट्रेस। तो आपके लिए 5 कार्ड्स मेरे पास अपीयर हो चुके हैं। पाइल नंबर 2। तो आपके लिए 5 कार्ड्स मेरे पास ओशो जेन टैरो कार्ड से आ चुके हैं। अब इसमें जो आपके लिए पहले देखिए, इसमें 2 चीजें आई हैं जैसा कि मैं कह रहा था कि इसमें स्पिरिचुअल चीजें मैं निकालने की कोशिश करूंगा, बट मटेरियलिस्टिक चीजों से रिलेटेड, चूंकि आपका जीवन भौतिक चीजों से मिलकर बनता है। आप इस जीवन को, अपनी स्पिरिचुअलिटी अंदर होती है, भौतिकता बाहर होती है, दोनों में बस इतना ही फर्क है। जैसे अभी मैंने इस शुरुआत में बताया था कि पॉजिटिविटी और निगेटिविटी एक सिक्के के 2 पहलू हैं, तो ठीक ऐसे ही भौतिकता और स्पिरिचुअलिटी, यानी कि भौतिकता का मतलब मेटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है धार्मिकता। तो भौतिकता और धार्मिकता एक सिक्के के 2 पहलू हैं, ठीक है। तो इसलिए भौतिकता जुड़ी हुई है आपके लिए। पाइल नंबर 1 जो मेरे पास आ रहा है, जैसा कि अभी प्रोजेक्शन का कार्ड फिर वही बता रहा है कि अपने आप को अगर स्पिरिचुअली 2022 में आपको ग्रो करना है तो आपको ग्रोथ क्या करनी है ये पहले से पता होना चाहिए। अगर आपको पहले से पता है तो उस पर काम करिए, और नहीं पता, नथिंगनेस का कार्ड आ गया, कहता अगर नहीं पता, क्योंकि ये बहुत समझदार होते हैं, जानते हैं शायद आपको नहीं भी पता। अगर आपको नहीं पता है तो आपको क्या करना है, तो आपको सिर्फ आंखें बंद करके ध्यान करने की जरूरत। यहाँ एक ध्यान की विधि आपके लिए आ रही है और वो विधि सिंपल सी है। आंखें बंद करके ध्यान करनी है और अपने ध्यान में सिर्फ अपने आप को ही इमेजिन करना है। ध्यान में जो इमेजिनेशन आप करेंगे वो अपने आप को करेंगे, किसी और चीज को नहीं, किसी भगवान को नहीं, किसी मंत्र को नहीं, किसी अदरवाइज चीज को नहीं, अपने बारे में ध्यान करेंगे। अपने बारे में क्या ध्यान करेंगे कि आप कैसे हैं और आपको क्या क्या परिवर्तन लाना है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, भौतिक जगत में अपने जीवन को और बेटर बनाने के लिए आपको परिवर्तन क्या क्या करना है, इस चीज का आपको ध्यान करना है, मेडिटेट करना है थोड़े टाइम के लिए। ये सिर्फ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी ताकि आपकी भौतिक जगत में उन्नति और तेज हो सके। क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, जब तक भौतिक उन्नति तेज नहीं होती है, आप अंदर से फुलफिल नहीं होंगे, और अगर अंदर से खुश नहीं रहेंगे तो आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। वी आर द वर्ल्ड कहता है कि नफरत भूल जाएं इस साल। नफरत भूलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेस का कार्ड कहता है कि जिनसे दुश्मनी है उनसे दोस्ती करनी है और माफी मांगनी नहीं, ये नहीं करना है। नफरत भूल जाएं। मान लीजिए किसी पर्सन से आपकी दुश्मनी हो रखी, आप उससे बात नहीं करना चाहते, कोई जरूरत ही नहीं है उससे बात करने की, कोई जरूरत नहीं उस पर्सन को हेलो करने की, सॉरी बोलने की, सॉरी तो बहुत दूर की चीज, हेलो बोलने की जरूरत नहीं है। ये कहता है कि उस पर्सन के प्रति अपनी नफरत को खत्म कर दीजिए। रीयूनियन करने को नहीं कह रहा कि जाइए गहबलियां करिए, मतलब गले मिल लीजिए, आजा जादू की झप्पी, नहीं, कुछ नहीं, कोई झप्पी वप्पी नहीं देना। उस पर्सन को आप नहीं पसंद करते, इसे स्वीकार करें कि मैं इस पर्सन को नहीं पसंद करती या नहीं पसंद करता। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, अब अपने आप को बताएं कि मुझे इस पर्सन से कोई नफरत नहीं है, ठीक। तो अब ये कंट्राडिक्ट हुआ, आप उसे पसंद नहीं करते और आपको उससे नफरत नहीं है। अब भैया नफरत तो मुझे, दुनिया में बहुत सारे करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनसे मुझे नफरत, मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे उनसे नफरत नहीं है, तो इसका ये मतलब थोड़ी मैं उन सबसे प्रेम संबंध बना लूंगा अपना, नहीं बना सकता ना, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे ही दुनिया में जो करोड़ों लोग हैं उनके तरह, उन्हीं की तरह इस पर्सन को फील कर लीजिए कि दुनिया में जो वो करोड़ों लोग हैं उन्हीं की तरह ये पर्सन भी है। अब इस पर्सन से आपको कोई नफरत नहीं है, इस पर्सन से आपका कोई लेना देना नहीं है, और इस पर्सन को आपको अपनी जिंदगी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। अब सोचिए आपकी जिंदगी कितनी खुशनुमा होगी।
अभी तक तो आपके दिल में उस व्यक्ति के लिए नफरत भरी पड़ी थी, अभी तक आप उसका बुरा चाहते थे, लेकिन जब आपने नफरत को हटाया तो आप उसका ना भला चाहते हैं ना बुरा, आप तो हो गए न्यूट्रल। और जैसे ही आप न्यूट्रल हो गए तो वो निगेटिविटी जो आपके अंदर चार्ज हो रही थी उस पर्सन के प्रति, वो निगेटिविटी हो गई खत्म। और जैसे ही निगेटिविटी खत्म होती है, एक बहुत बड़ा स्ट्रेस मोमेंट आपके लाइफ से खत्म हो जाता है। और सोचकर देखिए, अगर एक बहुत बड़ा स्ट्रेस मोमेंट आपकी लाइफ से खत्म हो जाए कि वो पर्सन तो है ही नहीं जी, मामला ही खत्म, फिर क्या, कोई टेंशन नहीं है ना, फिर तो मामला ही खत्म। तो इस तरह से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ इस साल में जो होनी है वो धीमे धीमे होनी है। पहली चीज, सिस्टमैटिक वे में ऑटोमेटिकली भी होनी है, अपने आप से भी होगी। और आप अभी तक जिस स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे थे, अगर कोई स्पिरिचुअल पाथ आपने चूज कर रखा था तो कार्ड कहता है कि उस पर ही बने रहना है। हालांकि अगर कहीं डाउटफुल हैं और आपको घबराहट होती है स्पिरिचुअली, जैसे कई लोग मेडिटेशन करते हैं तो घबराहट होती है, कई लोग मेडिटेशन करते हैं तो कुछ ऐसी चीजें नजर आती हैं जो देखकर डर जाते हैं, सपने ऐसे आने शुरू होते हैं जो तनाव लाते हैं, पसीना ले आते हैं, तो उस संबंध में कार्ड कहता है कि फिर अपने गुरु की शरण में जाएं और अपने गुरु से परामर्श करें कि ये चीज है, शायद जो पथ आपने दिया है या किसी और के पथ पर आप चल रहे थे, किसी और ने सुझाया जो, या आपने खुद का आइडिया जो लगाया वो कहीं गलत हो रखा है और उसमें सुधार की गुंजाइश है। तो आपके जो गुरु हैं वो उस चीज को सुधार देंगे और उसे सुधार कर जब आप उस पर काम शुरू करेंगे तो आपकी ग्रोथ होगी। अगर आप चक्र के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपके चक्र खुलने, मतलब यहाँ पर एग्जैक्ट चक्र के मतलब नंबर ऑफ द चक्र या फला चक्र की बात नहीं आ रही है, आप जिस चक्र के ऊपर अगर किसी एक चक्र पे लगे हैं काम करने में तो 2022 में उस चक्र के ओपन होने की संभावना बहुत ज्यादा बनी हुई है। लेकिन इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आप अपने मन की स्थिति को थोड़ा सा नियंत्रण में रखें। आपका मन चंचल रहेगा इस साल और थोड़ा नियंत्रण में रखना आपके लिए फायदेमंद होगा। अब थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक बातें भी कर लीजिए। आप इस 2022 में ग्रो करेंगे। ग्रो करने के लिए पाइल नंबर 1, 2022 आपके लिए बहुत बढ़िया आया हुआ है। और अगर आप किसी तरह की प्लानिंग करते हैं फ्यूचर की कि इस एक साल में इतनी चीजों को अचीव करना है या ये गोल आपको हासिल करना है, तो उसमें भी ये 2022 आपकी बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं पर क्लोज कर रहा हूं। आज का टॉपिक, आज का विषय आपको कैसा लगा? अपने सुझाव, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने एस ऑफ द कप्स यानी 1 ऑफ द कप्स के कार्ड को चूज किया था, आपकी पाइल नंबर 2 है। और चलिए आपके लिए अब रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो से क्या इंफॉर्मेशन आती है कि आपका 2022 ये जो साल है नया कैसा रहेगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जब से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ये तब से आपके साथ रेजोनेट करेगी। और चूंकि जनरल रीडिंग है तो आपसे 70 से 100% के बीच इसका रेजोनेशन होगा। तो पहला कार्ड आपके लिए जो मेरे पास अपीयर हुआ है ये है 3 ऑफ द सॉर्ड्स का। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है 6 ऑफ द सॉर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए आया है पैग ऑफ द पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए आया है 9 ऑफ द सॉर्ड्स। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है यह है 10 ऑफ द वॉन्ड्स। पाइल नंबर 2, कई सारी मुश्किलों और समस्याओं से भरा पिछला साल आपका रहा है और आपकी होप बहुत ज़्यादा नहीं होगी आने वाले साल के लिए। लेकिन इस समय आप, चूंकि हर व्यक्ति, देखिए हर व्यक्ति एक होप के साथ रहता है, एक उम्मीद के साथ रहता है कि नया साल कमिंग जो होगा उसके लिए बढ़िया होगा। लेकिन आपका थोड़ा सा अनुभव बुरा रहा है, थोड़े कड़वे अनुभवों की वजह से आप बहुत ज़्यादा उम्मीद, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें आप नहीं कर सकते। दिल का टूटना, धोखा खा जाना, लोगों के द्वारा धन की हानि का सहन करना और अपने ही विश्वास पात्र लोगों के द्वारा धोखा फिर से खाना, इस तरह के सिचुएशंस का सामना आप अपने जीवन में कर चुके हैं। और चूंकि आप अपने जीवन में इस तरह की सिचुएशंस का सामना कर चुके हैं, आप आगे के लिए चिंतित भी हैं, उदासीन भी हैं और प्रयत्नशील भी हैं। कंट्राडिक्टरी है।
2022 आपके लिए प्रेम संबंधों के मामले में थोड़ा सतही रहने वाला है। आपके लव रिलेशनशिप के बीच में अगर ये प्रेम संबंध अवैवाहिक संबंध है तो उसमें कुछ खटास और निराशा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप अपनी ओर से लॉयल्टी को परफेक्ट बनाए रखने का प्रयास करते हैं तो ऐसे सामने कम होंगे, ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में कम आएगी। और अगर आपका पार्टनर आपसे आपके बारे में या आपके सामने अपने बारे में कुछ ऐसी एबनॉर्मल बातें बताने का प्रयास करता है जिससे आपके रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो आपको उसे उन नॉर्मल या एबनॉर्मल बातों को बताने से रोकना नहीं है कि नहीं 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 मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे भरोसा है, नहीं वो वाला फिल्मी ज्ञान नहीं देना। आपको बिल्कुल सीरियसली कहना है कि हाँ जी, आप कुछ बताना चाहते हैं तो बता दें। अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, आपका कहीं डाउट चल रहा है तो मुझसे पूछ लें। मीन्स कम्युनिकेशन गैप को हटा लीजिएगा। अगर कम्युनिकेशन गैप आप दोनों के बीच से हट गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मीन्स आपके बॉयफ्रेंड के बारे में किसी ने आकर के बिचिंग करी और आपने एग्जैक्ट वो पॉइंट अपने बॉयफ्रेंड से पूछा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सेम यही चीज आपकी गर्लफ्रेंड के साथ होगी। आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में किसी ने कहा या आपको कुछ शक जैसा हुआ, कुछ फील हुआ, कुछ डाउट हुआ और आप अपनी गर्लफ्रेंड से डायरेक्टली पूछ गए और आपकी गर्लफ्रेंड नाराज होने की बजाय उस चीज को एक्सप्लेन करते और आप ध्यान से सुनते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन गैप न होने की वजह से आपके बीच वो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। लेकिन अगर आपने कम्युनिकेशन गैप बना लिया तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके अलावा वैवाहिक जीवन से जुड़े मामलों में चीजें सुधार की ओर और बढ़ेंगी। देखिए, वैवाहिक जीवन से मामलों में दो बातें आ रही हैं। जिनका वैवाहिक जीवन सामान्य चल रहा है उनके लिए जो ये 2022 है इसमें समस्याएं नहीं रहेंगी, उनके वैवाहिक जीवन में चीजें स्मूदर चलेंगी। हालांकि कुछ ऐसे मामले जहां पर वे अपने जीवन साथी को कुछ करके दिखाना चाहते थे या उसे एक ऐसे भुलावे या दिखावे में रखना चाहते थे जो उनके लिए हितकारी हो, वो मामले में उनको असफलता मिलेगी। तो दिखावे वगैरह का मामला ना करें। कभी कभी लोग करते हैं ना कि नई नई शादी हुई तो थोड़ा प्रिटेंड करते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसी हूं, ये है वो है, तो वो चीज प्रिटेंड कराने की कोशिश ना करें क्योंकि आपके जीवन साथी को आपकी सच्चाई पता है। दूसरी चीज, आपके रिलेशन में किसी तरह की समस्या नहीं है और समस्या अगर नहीं है तो फिर उसे स्मूथ और उसी कंडीशन में पड़ा रहने दें, उसमें ज़्यादा इफ बट ना करें। लेकिन अगर जीवन साथी के साथ रिलेशन में पहले से कुछ प्रॉब्लम चली आ रही थी तो उन प्रॉब्लम्स का अंत होने का सिलसिला 2022 जनवरी से ही शुरुआत हो जाएगी और अगले 6 महीनों में जनवरी से लेकर के जून तक में आपके वैवाहिक जीवन के कई सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब यहां पर एक और चीज आई है कि अगर आप सेपरेशन की ओर आगे बढ़ रहे थे, जैसे कुछ कपल होते हैं ना आपस में तलाक लेने की कंडीशन में आ जाते हैं, तो उस सिचुएशन में यहां ऐसा रिवर्सल जैसी चीज तो कैच नहीं हो रही है। मैं एग्जैक्ट नहीं कहूंगा क्योंकि ये उस टॉपिक पर रीडिंग नहीं चल रही, तो रिवर्सल या रीयूनियन जैसी चीज को कैच नहीं कर पा रहा हूं। बट ये जरूर कैच हो रहा है कि रिलेशनशिप में अलग होने के बावजूद आप अपना लक्ष्य और अपना पथ बना लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं आपके आर्थिक मामलों की। आर्थिक मामलों में आप उदारवादी व्यक्तित्व के जितना स्वामी रहेंगे या उदार जितना रहेंगे, उदार मीन्स थोड़ा सा कैजुअल चलना, थोड़ा सा नॉर्मल चलना, थोड़ा सा टची होना, तो जितना वो रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए मुसीबतें आएंगे। ज़्यादा उदारवादी नहीं होना है। मीन्स जैसे आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं या जॉब कर रहे हैं और आपके फ्रेंड्स 4 फ्रेंड्स ने बोला अरे नहीं यार ये कंपनी तो बड़ी बकवास है, छोड़ दे इसको छोड़, दूसरी नौकरी ढूंढ। तो आपने छोड़ा, दूसरी ढूंढनी शुरू करी, तो वो बीच का जो गैप है उसका पैसा कौन देगा? दोस्त तो देगा नहीं, क्योंकि दोस्त ने तो सिर्फ आइडिया दिया था कि छोड़ दे। आपने छोड़ दिया, सैलरी यानी बंद, कट। अब 3 महीने में मिलेगी कि 6 महीने में, इसकी गारंटी भी दोस्त नहीं दे सकता। तो मतलब ज्यादा उदारवादी ना रहे। किसी को हर्ट होगा इसलिए मैं फला काम को ना करूं, इस तरह की थिंकिंग भी आपको नहीं रखनी है। देखिए, इनकम वो चीज है जिससे आपका और आपके परिवार दोनों का पेट भर सकता है और आपका खर्च चल सकता है। आपके पास आज इनकम अगर खत्म होती है तो वही दोस्त सिर्फ आपको सांत्वना देकर के चले जाएंगे, अपनी जेब से चीजें नहीं देंगे। हालांकि कई बार मित्र मदद करते हैं, लेकिन उनकी जो मदद है वो एक लेवल तक ही जा सकती, कोई पूरी जिंदगी बैठाकर नहीं खिला सकता। तो इसलिए उनकी एडवाइस पर सोचने के बाद ही डिसीजन लेना है, जल्दीबाजी नहीं करनी। और इस 2022 में कुछ ऐसे काम जो लीगल मामलों से जुड़े हैं,
संवेदनशील मामलों से जुड़े हैं उनमें अपना योगदान बनाए रखें। हस्तक्षेप दूसरे का न स्वीकार करें, न करने के लिए दें। जैसे बड़ी डील्स हैं, अब बड़ी डील, जैसे आप कोई बिजनेस चलाते हैं और बड़ा बिजनेस, अब बड़ी डील के लिए आपकी खुद की प्रेजेंस जितनी इंपॉर्टेंस होगी उतनी इंपॉर्टेंट आपके जूनियर या आपके कलीग की प्रेजेंस नहीं होगी, और इंपॉर्टेंटली उस कलीग की प्रेजेंस जिस पर आप रिलाई नहीं कर सकते कि यह कब धोखा दे जाए। तो अगर कुछ ऐसी सेंसिटिव डील्स होनी है आपकी लाइफ में, कुछ सेंसिटिव मामलों में आपको अपने आप को इन्वॉल्व करना है, तो वहां दूसरों पर कम भरोसा करें। जैसे गर्लफ्रेंड को एक मैसेज पहुंचाना, पता लगा आपके मैसेज ले जाने के लिए आपने एक मैसेंजर रखा कि वो लड़की तक जाएगा, मैसेज को पहुंचाएगा, बाद में पता चला कि भैया मैसेंजर से ही प्यार हो गया, फिर क्या करोगे? हाँ, हो सकता है ना, क्योंकि मैसेंजर तो बार बार मिल रहा है, बात कर रहा है, तो उससे ही प्यार हो सकता है, फिर आपकी जरूरत क्या है? तो अब आप कहेंगे उसने धोखा दिया। धोखा नहीं दिया, गलती आपकी है। जहां पर आप काम को कर सकते थे, जिन चीजों को आसानी से हैंडल कर सकते थे, उन चीजों को आपने आसानी से हैंडल नहीं किया। और जब आप उन चीजों को आसानी से हैंडल नहीं किए जिन्हें इजीली हैंडल किया जा सकता था, तो रोने धोने के अलावा क्या बचेगा? तो इसलिए इस रोने धोने की कंडीशन तक खुद को पहुंचने मत दीजिए, वापस आइए। अब इस रोने धोने की कंडीशन तक आपको एक और चीज पहुंचाएगी, वो है आपका कैजुअलनेस। जितना कैजुअल रहेंगे उन मामलों पर जो संवेदनशील हैं, उतने ज्यादा नुकसान भी उठाएंगे इस 2022 में। दूसरों को दिया गया धन वापस आने की संभावना कम रखेगा। आवश्यकता से अधिक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल या ओवर कॉन्फिडेंटली लिया गया कर्ज, ओवर कॉन्फिडेंटली कि अरे हमें क्या होता है, हम तो तीर मार देंगे जी, लेकिन फिर जब लोन ले लेंगे, उधार ले लेंगे, तो पता चलेगा कि तीर मारने के लिए सिर्फ तीर नहीं होनी चाहिए, कमान भी होनी चाहिए, बो भी होना चाहिए ना। बो कहां से आएगा? तीर को फंसाओगे किस पे, तभी तो खींचेगा बो। बो मतलब धनुष। तो उस समय पता चलेगा कि ओहो, ये वाली गलती हो गई कि हमारे पास तो जी तीर था, हमने सोचा तीर मारेंगे, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कि धनुष नहीं है। तो अब धनुष कहां से लाएं? तो एग्जाम्पल था ये एक। मीन्स जो आप अफोर्ड कर सके वही लीजिएगा। यहां पर आपको मैं चादर के अंदर सिमटने को कह रहा हूं। उधार लेने के मामले में जितनी हैसियत है उसके हिसाब से ही काम करें, उसके आगे जाने की कोशिश मत करिएगा। हाँ, उसके आगे खुद को एक्सपेंड करने की कोशिश करिए कि मैं अपनी चादर को लंबा करूं, मैं अपने खर्चों को और बढ़ाऊं, मतलब कि इतना पैसा कमाएं कि खर्चे और बढ़ें। तो उस चीज पर फोकस करें, लेकिन वो सब खुद करना है। ऐसा नहीं है कि अब आप सोचें कि अच्छा हमारी तो दुकान है, 4 नौकर हैं, हम राजा बाबू की तरह से पीछे जाकर के सो जाते हैं, सारा दिन ये सामान बेचेंगे, शाम को हम कैश गिनकर चले जाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी, वहां धोखा मिलेगा। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। हर चीज को अपने सिर पर लेकर के चलना समझदारी नहीं होती, इसलिए थोड़ी सी जिम्मेदारियों को डेलीगेट करें, दूसरों को बांटें। इस 2022 में अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा थोड़ा कम होना आपका टारगेट होना चाहिए। आप स्टूडेंट हैं, आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिला हैं, कोई भी हैं, फैमिली की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा आपके ऊपर हैं तो उन्हें दूसरों पे डालें कि अच्छा अब ये चीज अब आप देख लेना आज से, ये चीज अब आप देख लेना आज से, क्योंकि मेरे पास टाइम कम बच रहा है, मैं देखूंगी तो फिर डिले हो जाएगा। और अगर कोई देखने को तैयार नहीं है तो क्या करना, आपको सचमुच डिले करना है, जानबूझ के डिले करना है, ताकि जिसको मैं अपनी भाषा में कहता हूं, जानबूझ के रायता फैला दीजिए ताकि आपका काम हो सके। और जब रायता फैलाया आपने तो आपको तो समेटना आता ही है। तो इस तरह से चीजों को मैनेज करना है आपको 2022 में। और 2022 आपके लिए थोड़ा पॉजिटिव, थोड़ा नेगेटिव, इन चीजों के साथ में मिक्सअप रहेगा, लेकिन इसके बावजूद कई सारे मामलों में आपकी आंखें खोलने वाला होगा। जहां आपकी आंखें खुद अपने आप से खुलेंगी, अपने बिहेवियर पर खुलेंगी, आपको लगेगा मुझे अपनी चीजों में ये ठीक करना चाहिए। और कुछ मामलों में आपकी आंखें दूसरों पर खुलेंगी जो आपकी जरूरत से ज्यादा के विश्वास पात्र हैं, जब उनका धोखा आपको पता चल जाएगा। तो पाइल नंबर 2 अब आपके लिए जेन कार्ड्स लेते हैं। मैंने बंद इसलिए कर दिया क्योंकि आज की रीडिंग में मैंने दोनों के कनेक्शन को ब्रेक कर रखा है। जेन कार्ड मैंने स्पिरिचुअली रीड करने के लिए निकाला है। तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसी होगी इस 2022 में, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं ओशो टैरो जेन से। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है अबेंडेंस। कार्ड नंबर 2 आपके लिए हार्मोनी। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है शिज़ोफ्रेनिया। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है अवेयरनेस।
और कार्ड नंबर 5 आपके लिए अपेयर हुआ है एग्जॉशन। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए ओशो टैरो जेन से 5 कार्ड्स मेरे पास अपियर हो चुके हैं और आपके लिए ये 2022 में स्पिरिचुअल ग्रोथ की संभावना है, तो लेकिन उतनी बढ़िया तरीके से आपकी ग्रोथ हो नहीं पाएगी और उसका सिर्फ एक रीजन है, वो है आपकी अवेयरनेस का खो जाना। अभी इस पर मैं लौट करके आऊंगा। साइड करते हैं ये कार्ड। लाइफ में आगे बढ़ना, स्पिरिचुअली ग्रो करना और अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में रखना जहां आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में भौतिक समस्याएं ना आए। अब ऐसा ना हो कि आप अपने को आध्यात्मिक उन्नति में ले जा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और उस ध्यान में बैठकर सोच रहे हैं कि यार 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, कल चावल कहां से आएगा, तो प्रॉब्लम है। फिर मेडिटेशन थोड़ी ना होगा, फिर तो चावल का मेडिटेशन होगा। ये एक एग्जाम्पल था। मीन्स आपकी अपनी इनकम का सोर्स कंप्लीट होना चाहिए और उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये भी आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है अगर आप सचमुच स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहते हैं। उस चीज के बारे में मत सोचिए कि हम गेरुआ वस्त्र पहन के हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए हिमालय पे निकल जाएंगे, वो जमाने खत्म हो गए। अब कलयुग में बहुत सारी चीजें बदली हैं। कृष्ण कभी कहीं तपस्या करने नहीं गए, लेकिन फिर भी उन्हें योगेश्वर कहते हैं, योगेश्वर कहते हैं, है ना। योगेश्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने यौगिक स्वरूप को अर्जुन को दिखाया था। योग का मतलब होता है जुड़ाव। योगेश्वर जिन लोगों ने उन्हें नाम दिया उसके पीछे एक रीजन ये नहीं था कि उसका योगा वगैरह से कोई कनेक्शन है। योग का मतलब जोड़। योगेश्वर वह व्यक्ति जो ईश्वर से खुद को जोड़ पाया, कनेक्ट कर पाया। और कैसी कनेक्शन बनाई उन्होंने, जिसमें अपने आप को कहीं बीच में आने ही नहीं दिया, सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर था। इसलिए हम कृष्ण को ईश्वर कहते हैं, इसलिए ही कहते हैं कृष्ण ईश्वर। वरना थे तो वो मानव रूप में, भगवान थे तो भी मानव रूप में तो थे, लेकिन उस मानव का कनेक्शन इतना स्ट्रांग था ईश्वर के साथ कि वो मानव ही ईश्वर दिखता था। हमें ईश्वर को देखने की जरूरत नहीं है कृष्ण के जीवन में। क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो मानव ही अपने आप में इतना कंप्लीट थे कि वही ईश्वर के रूप में प्रकट होते चले गए। तो अपने आप को कंप्लीट करने के लिए बाहर से भी अपने आप को कंप्लीट करने की जरूरत है। अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं तो अबेंडेंस का कार्ड कहता है कि आने वाली इनकम को कभी भी नाराज मत करिए, लक्ष्मी से बैर मत करिए। सीधी सीधी भाषा। मेरे एक सब्सक्राइबर ने लिखा है कि लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है। उसके बारे में एक वीडियो मुझे बनाना है जो मैं जल्दी ही अपने सेकंड चैनल पर लेकर आऊँगा कि लक्ष्मी अगर चंचल हैं तो भगवान विष्णु के साथ स्थिर कैसे हैं। ठीक है, तो वो थोड़ी सी उनकी कंफ्यूजन थी और उसमें कई चीजें मुझे बतानी है। स्थिर कैसे हैं का मतलब भगवान विष्णु के जीवन में स्थिरता लाती है ना लक्ष्मी ही, तो पूर्णता लाती है। क्योंकि भगवान विष्णु के बारे में और माता लक्ष्मी की उपासना में कई सारे श्लोकों में कहा गया है कि आपके आने से ही विष्णु का जब संसार पूरा होता है तो हे माँ हमें आप दीजिए जो आपके पास है। तो वो उनकी स्तुतियों में कहा गया है कई बार। और भगवान विष्णु के बारे में भी कहा जाता है कि जो लक्ष्मी से अपने आप को परिपूर्ण प्राप्त हो जाते हैं, मतलब लक्ष्मी के साथ जब पूर्ण होते हैं तभी वो अपनी पूर्णता में आते हैं, अदरवाइज तो वे अधूरे होते हैं। तो वहां पर लक्ष्मी की चंचल स्वभाव का क्या हो जाता है, तो वो चीजें मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो फिलहाल लक्ष्मी को आने देना है। धन के सोर्स के प्रति आपको नरम रुख नहीं रखना है अगर आप सचमुच स्पिरिचुअली इस साल में ग्रोथ चाहते हैं तो। और अपनी बॉडी को भी बहुत ज्यादा मेंटेन रखने की कोशिश करनी है। पाइल नंबर 2 आपके लिए यहाँ इंफॉर्मेशन आ रही है कि शायद पाइल नंबर 2 में ज्यादातर ऐसे लोग होंगे जो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते होंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, हो सकता है आपको लगता हो ये सारी मेटेरियलिस्टिक चीजें बता रहा हूं, लेकिन इनका स्पिरिचुअली अर्थ बड़ा गहरा है। अभी बताता हूं। क्योंकि अगर आपके पास धन की मात्रा अच्छी ठीक ठाक आ रही होगी तो आपके पास समस्याएं कम से कम होंगी, मतलब वो आर्थिक समस्याएं, खाने पीने की, रहने की, कपड़े लत्ते की समस्या, तो उन चीज़ों से जब ध्यान हटता है तभी आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जा सकते हैं ना। लेकिन चलिए आगे चलते हैं। तो हेल्थ वाइज भी अपने आप को इम्प्रूव करना है। और अगर कोई रिलेशन आपका ऐसा स्ट्रेसफुल कंडीशन में बना है जहां चीजें आपने कैच करके रखी हैं, पकड़ करके रखी हैं और आपको पता ही नहीं है कि सामने वाले ने पकड़ा है या नहीं, तो मतलब आपके लगाए रिलेशन लगा है, अदरवाइज तो शायद रिलेशन है नहीं। तो वहां अपने लगाए हुए सिचुएशन को
पीछे खींचना है, ताकि पता तो चले उधर से भी रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा, हम अकेले ही पागल हुए जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन को मैनेज कर लेना है आपको। जैसे ही इस सिचुएशन को मैनेज करते हैं, ये 3 चीजें जैसे ही मैनेज करते हैं, आपकी चक्री चलनी शुरू मतलब आपकी वॉशिंग मशीन चलनी शुरू हो जाएगी। वॉशिंग मशीन होता है ना, वो जैसे ही घूमना शुरू होता है उसमें से गंदगी बाहर आने लगती कपड़े की। तो ये 3 चीजें आपको लाइफ में मैनेज करनी है। इनकम आपकी सही चल रही हो, हेल्थ आपकी ठीक चलती रहे, और वो रिलेशन जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। जा भैया तू जा रहा है तो, नहीं जा रहा तो रुक, जा रहा है तो जा, बाय टाटा, फिर मिलेंगे अगले जन्म में। ये 3 चीजें जैसे ही मैनेज होती हैं, आपके जीवन से एक तरह का मैल हटना शुरू हो जाएगा। आपके माइंड से वो स्ट्रेस, वो जो समस्याएं आपके घर परिवार पैसे से जुड़ी हैं, लोगों से जुड़ी, उसमें काफी कमी आएगी और वो चीजें हटती चली जाएंगी। अब इसको साइड करते हैं। लेकिन कार्ड कहता है, चौथा कार्ड था और ये 5वां था, ठीक है, इसके सीक्वेंस को सही कर लें। चौथा कार्ड कहता है कि अगर जागरूकता नहीं होती है तो सब चीजें व्यर्थ हैं, किसी काम का नहीं। आपने सुना होगा, लोग तपस्या करते थे, भगवान की तपस्या करने में इतना लीन हो जाते थे कि अपने शरीर की सुध बुध खो जाते थे। महर्षि वाल्मीकि के शरीर में तो चींटियों ने घर बना लिया था, वो इतना सुध बुध खो चुके थे। अब भगवान आए और उनको उठाने, और वो ना उठते, सुध बुध तो खो के बैठे ही थे, और खोए ही रहते तो क्या होता, गड़बड़ हो जाती ना। तो यहां पर है, अपने बारे में अपने आप को जानिए। मैंने कई बार बताया है कि अगर आप सिर्फ अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे बड़ा काम यही है। जो हिंदुओं में एक मंत्र है जिसको कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही पर ब्रह्म हूं। ये एक फीलिंग है, मंत्र नहीं है एक्चुअली, इसको एक फीलिंग कहते हैं। ये जो फीलिंग है, जैसे ओंकार का नाद है, वो जो नाद है, वो जो निरंतर चल रहा है, इसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए। ओंकार शब्द जो है, ये डिटेल में जाना नहीं चाहता, बड़ी लंबी चली जाएगी चीजें, शॉर्ट में समेटता हूं। ओम कोई लिखा गया शब्द या बोला गया शब्द नहीं है। ओम अक्षरों के समूह से बना कोई शब्द नहीं है। नहीं, कहते हैं ना, ओम परम ब्रह्म है। हिंदुओं में सनातन धर्म में कहा गया परब्रह्म ओम है। तो ओंकार को परब्रह्म क्यों कहा है? क्योंकि ओंकार, ओम को ओंकार भी कहा गया है। ओमकार, ओम का कार, ओम का नाद चलना। तो ओम की जो ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उस ध्वनि के प्रति जिस दिन आप अवेयर हो जाते हैं, उस दिन आपको ओम नहीं बोलना पड़ेगा, ओम ऐसा नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो ध्वनि लगातार चलती है, बंद नहीं होती, और बहुत तीव्र है, तेज है। इतनी तेज है कि आपको पहली बार जब सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि अच्छा, ये इतनी तेज है और हमने अभी तक सुना क्यों नहीं। मजेदार है बधुई। तो ये कहते हैं कि अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें ठीक हैं अपनी जगह, लेकिन अगर आप जागरूक नहीं है तो सब बेकार है। कचरा भी दिमाग से हट जाएगा, सारी मैल भी निकल जाएगी, लेकिन इसके बावजूद एक जागरूकता चाहिए। अगर स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं तो जागिए, ठीक है। गुजरियफ कहते थे, गुजरियफ एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल एंटिटी थे जिनके शिष्य थे बहुत ढेर सारे। वो कहते थे कि रास्ते में चलने वाले बहुत सारे लोग सोए सोए से होते हैं। लोगों के पैर चलते हैं और वे घर पहुंच जाते हैं, पैर चलते हैं ऑफिस पहुंच जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कहाँ जा रहे हैं। उनको मालूम ही नहीं होता कि कितने मोड़ हैं, कितने कदम चल गए, कितनी सीढ़ियां हैं, नहीं पता होता। जबकि माइंड हमारा हर चीज काउंट करके चलता है। तो अवेयरनेस के प्रति अपने आप को जागरूक करना है। मीन्स जो स्पिरिचुअल ग्रोथ आप चाहते हैं, जो आपका स्पिरिचुअली ग्रो होने में टारगेट ले रखा आपने है, उसके प्रति आपको सिर्फ जागरूकता चाहिए। अगर जागरूकता नहीं है तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जैसी रुकी हुई है वैसी रुकी रहेगी। करिए चाहे जितना मेडिटेशन, जाएंगे कहीं नहीं, पहुंचेंगे कहीं नहीं। 9 दिन चले 2.5 कोस, यही कार्यक्रम चलता रहेगा। लेकिन अगर सिर्फ अवेयरनेस आ जाएगी तो अवेयरनेस अपने आप में इतनी स्ट्रांग होती है कि जब बुद्ध अवेयर हुए 12 साल के बाद, तो परम ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, हो चुका था। उन्होंने, उनके जीवन में ये आता है कि जब उनको परम ज्ञान मिला तो उन्होंने ज्ञान से पूछा कि कहां थे तुम, मैं तो सालों से खोज रहा था। तो ज्ञान ने कहा कि इसके पहले कि तुम तुम्हारी खोज को शुरू भी करो, तुम मुझे पा चुके थे।
इसका क्या मतलब है? ये तो बड़ी गजब की बात थी। मीन्स तुम अगर अपनी खोज को शुरू करोगे तो उसको शुरू करने से पहले अवेयर होगे कि मैं खोज क्या रहा हूं, और जैसे ही तुम अवेयर होते हो तुम मुझे पा लेते हो। तो अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट है, जागरूकता सबसे जरूरी है। आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन अगर आप जागरूक नहीं हैं, आप जानते नहीं है कि आप क्या करते हैं, इसका प्रभाव क्या है। कोई मेडिटेशन जो किया जाता है, हर मेडिटेशन का एक प्रभाव होता है। हर मंत्र जो आप जपते हैं, अगर गुरु ने मंत्र दिया है उसे जपते हैं, उसका प्रभाव है। लेकिन पूछिए उनसे, अगर किसी गुरु ने दिया है मेडिटेशन टेक्निक, कोई मंत्र, तो उनसे पूछिए इसका क्या प्रभाव है। उस प्रभाव के साथ जागरूकता को जोड़ दीजिए और आपकी ग्रोथ पक्की है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग कि 2022 आपके लिए कैसा रहेगा। मैटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअली दोनों ही मैंने बताने की कोशिश करी है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 3 आप सभी का स्वागत है। आपने एस ऑफ द वॉन्ड्स कार्ड चूज किया था, यानी कि 1 ऑफ द वॉन्ड्स को चूज किया था अपनी पाइल के रूप में, और आपकी पाइल नंबर है 3। तो चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो क्या इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं कि 2022 ये 2022 जो है आपके लिए कैसा रहेगा ये साल। आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास जो अपीयर हुआ है ये है एस ऑफ द सॉर्ड्स। कार्ड नंबर 2 है 6 ऑफ द वॉन्ड्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए अपीयर हुआ है नाइट ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 4 डेथ, और कार्ड नंबर 5 आपके लिए अपीयर हुआ है 5 ऑफ द सॉर्ड्स का। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए काफी सारी इंफॉर्मेशन अच्छी और बुरी दो आई हैं। बुरी इंफॉर्मेशन से शुरू करते हैं ताकि बाद में अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ रीडिंग क्लोज हो तो थोड़ा मजा आएगा ना। तो बुरी इंफॉर्मेशन ये है कि आपका संघर्षमय समय 2022 रहेगा। हालांकि इस संघर्षमय समय में जीत तो आपकी होगी, विजेता आप होंगे, लेकिन वो सिर्फ उस कंडीशन में होंगे जब आप गिव अप ना करें, हार को ना माने। अगर आप हार मानने को पूरी तरह से तत्पर और तैयार बैठे हैं, जैसे ही संघर्ष की शुरुआत होती है तो मामला खत्म, आपके हाथ से चीजें सरक जाएंगी, निकल जाएंगी। कोई सिचुएशन, कोई रिलेशन, कोई ना कोई एक ऐसी चीज जो आपके जीवन के लिए इंपॉर्टेंस रखती है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसका खात्मा हो सकता है, समापन हो सकता है। किसी व्यक्ति के समापन की बात नहीं कर रहा, किसी सिचुएशन, किसी रिलेशन के समाप्त होने की बात करना हो। ये सिचुएशन, ये रिलेशन हो सकता है आप पुरानी कंपनी से नई कंपनी में चले जाएं, और वो भी उस कंडीशन में जाएं जब आप जाना नहीं चाहते, फोर्सफुली जाना पड़े। ठीक है, तो वो वाली जो कंडीशन है, फोर्सफुली जाना पड़ेगा मतलब जैसे फैमिली की सिचुएशन इस चीज में वेरी कर जाए कि आपको ट्रांसफर लेना पड़ गया, या इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी हो गई कि अब आपको दूसरी नौकरी में जाना ही है, सारे दोस्त यहाँ, सालों से यहाँ, बस पैसे नहीं मिल रहे थे जी, लेकिन अब पैसों के लिए आगे जाना पड़ेगा। तो ये इस तरह की कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है। या इस तरह की कंडीशन भी हो सकती है कि बॉस से झगड़ा वगड़ा हो जाए तो उस झगड़े के बाद में आपको लगे कि अरे आप यहाँ ठीक नहीं है रहना, यहाँ से निकल जाते हैं, तो वो चीज भी हो सकती है। ठीक है, तो रिलेशन में भी यही हो सकता है कि किसी रिलेशन को आपने बड़े दिनों से घसीटा हो, रिलेशन तो खत्म हो लेकिन फिर भी आपने सोचा हो कि चलो बनाए रखते हैं, आपने रिलेशन में डोरी वोरी बांधी और उसको खींच रहे हो पीछे से, और वो रिलेशन घिसटता हुआ आ रहा है, तो वो डोरी कट जाए, टूट जाए, दुख होगा, तकलीफ होगी आपको, और उस तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोगों के प्रेम संबंध खत्म हो जाए, वैवाहिक जीवन से जुड़े मामलों में, वैवाहिक जीवन नहीं, पाइल नंबर 3 आपके वैवाहिक जीवन से जुड़े मामलों में यह खतरा नहीं है, लेकिन लव रिलेशनशिप से जुड़े मामलों में यह खतरा दिखता है, जहां लव रिलेशनशिप भी खत्म हो सकता है। अब अच्छी बातों की शुरुआत करते हैं। बुरी खबरें तो देनी पड़ती है ना, एस्ट्रोलॉजी का काम ही ऐसा है कि अच्छी बुरी सब बताते हैं। काफी ऊर्जावान रहेंगे इस पूरे साल। इस पूरे साल अगर अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली अपने फेवर में यूज करना शुरू कर दिया तो आपको कोई हरा नहीं सकता और आप पीछे नहीं जा सकते।
वो सिचुएशन जो संघर्ष की मैंने बताई उससे भी पार पा जाएंगे। ये सिचुएशन जो मैंने बताई, एक सेपरेशन, एक बिछोह, एक चीज का अंत होना, दूसरी चीज का शुरू होना, इससे भी पार निकल जाएंगे। इसमें भी वो एनर्जी हेल्प करेगी कम आउट करने के लिए। आपकी नेतृत्व क्षमता का विकास होगा, या फिर आप एक ऐसी सिचुएशन में अगर जॉब करते हैं तो आ सकते हैं एक ऐसी सिचुएशन में जहां आपके पीछे आपके कलीग्स चलना शुरू करें, आपसे परामर्श लेना शुरू करें, आपको फॉलो करना शुरू करें। अगर आप व्यापार करते हैं तो अपने व्यापार के क्षेत्रों में आपके द्वारा उठाए गए कदम, आपके द्वारा सुझाए गए विचार इतने बढ़िया होंगे, क्रांतिकारी टाइप के होंगे कि आपकी सफलता शिखरतम तक होगी, यानी कि हाई लेवल पर होगी और उसे कोई रोक नहीं सकता। समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। प्रेम संबंधों के लिए यह साल अच्छा तो है, लेकिन अगर प्रेम संबंधों में आपने सिर्फ ईगो को आगे रखा और ईगो हर्ट करना जारी रखा, तो अनमैरिड कपल्स के लिए बता रहा हूं, ईगो हर्ट करते रहे अपने अनमैरिड पार्टनर की। अच्छा, अनमैरिड में उनके लिए भी ये चीज है जो लिव इन में है और नॉन लिव इन में है, दोनों के लिए। मतलब आपका सिर्फ प्रेम संबंध है, वो अपने घर आप अपने घर, तो भी ये आप पे लागू होगा, और अगर दोनों एक साथ एक घर में रहते हैं तो भी लागू होगा। आपने अगर अपने पार्टनर की ईगो का ध्यान नहीं रखा, सिर्फ अपनी ईगो का ध्यान रखा कि जी मेरी ईगो बरकरार रहे, सामने वाले की ऐसी की तैसी, तो ये रिलेशन खत्म होने से आप बचा नहीं पाएंगे। अगर ये खत्म होना शुरू होता है तो मीन्स उसमें आपके पार्टनर की सोच भी इन्वॉल्व होनी चाहिए ना, इसलिए इफ अगर का मामला आया है। दूसरे प्रेम संबंध जो वैवाहिक जीवन से जुड़े हैं उसमें और ग्रोथ होगी, उल्टा मामला है और वैवाहिक जीवन वालों के लिए उनके बीच के प्यार और बढ़ेंगे। लेकिन उन वैवाहिक जोड़ों के लिए, वो मैरिड कपल्स जो ऑलरेडी सेपरेशन में हैं या सेपरेशन में जा रहे हैं, उनके साथ चीजें पॉजिटिव मूव नहीं हो पाएंगी इस साल। हालांकि अगर वो कोशिश करते हैं चीजों को अपने पक्ष में लाने की और एक रीयूनियन बनाने की, तो इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। धन के मामले में इस साल के प्रयास बड़े बढ़िया और अच्छे हो सकते हैं। इस साल आप अपने व्यापार को, अपनी जॉब को, जैसा मैंने पहले भी बताया, इन्हेंस कर सकते हैं, एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं, और धन के मामले में अपनी सिचुएशन को पहले से मच 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 बेटर कर सकते हैं। लेकिन कर सकते हैं, हर चीज कैन पर गई है कि आप चाहेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। इन चीजों के अलावा पारिवारिक मामलों में थोड़े विवादों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में पैतृक संपत्ति के बंटवारे की कंडीशन भी आ सकती है। परिवार से दूर जाकर रहने की स्थिति भी आ सकती है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग सहमति से पति पत्नी के बीच के सेपरेशन की कंडीशन बन सकती है। जैसे कभी कभी होता है ना, पति पैसा कमाने के लिए कहीं और चले गए, या पत्नी की जॉब कहीं और लग गई, वो पैसा कमाने चली गई, तो वो एक सहमति वाला सेपरेशन है कि चलो डार्लिंग हम इतने टाइम एक दूसरे से दूर रहेंगे, तो वो वाली कंडीशन भी आ सकती है। तो ये था आपके लिए पाइल नंबर 3 ट्रेडिशनल टैरो से इंफॉर्मेशन कि 2022 आपका कैसा रहेगा। अब आज मैं जेन कार्ड्स, ओशो जेन कार्ड्स भी निकाल रहा हूं और इससे बताऊंगा कि स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए आपका ये साल कैसा रहने वाला है। मैटेरियलिस्टिक तो मैंने बता ही दी है, तो चलिए देखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में आपकी क्या ग्रोथ इस साल रहने वाली है। पाइल नंबर 3, पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है टर्निंग इन। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है स्लोइंग डाउन, और थर्ड पोजीशन पर आपके लिए कंट्रोल। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है टोटलिटी। लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है, अच्छा यहां से आएगा ये नथिंगनेस। ये बढ़िया कार्ड है, मुझे बड़ा पसंद है। मतलब कभी कभी मैं थोड़ा सा परेशान भी होता हूँ नथिंगनेस के कार्ड से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये जो कार्ड है इससे बहुत इन्फॉर्मेशन आती है, ये रुकते नहीं है, बताना जब शुरू करते हैं, वैसे तो जल्दी से, खैर ठीक है छोड़ते हैं उस चीज़ को। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए मेडिटेशन, जो कुछ भी आप ध्यान, पूजा या मेडिटेशन, जो भी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आप कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। पहली खबर यह है, बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं, शाबाश लेकिन धीरे धीरे करें, जल्दीबाजी ना करें। अगर आपको किसी ने मेडिटेशन विधि दी है, जैसे कभी कभी गुरु से मिलती है, कभी आपने YouTube के वीडियो से देखा, या कभी किसी बुक से पढ़ा, तो उसमें होता है टाइमिंग देते हैं कि इतने टाइम तक करना चाहिए, कुछ होता है उसमें एक कि आप बैठें दिन में, सुबह के समय करें या शाम के समय करें, या 10 मिनट करें या 15 मिनट करें, ऐसा होता है।
तो वो फ्रीक्वेंसी जो बताई गई है उसके अकॉर्डिंग काम करना है, अपना ऐड नहीं करना। कभी कभी मेडिटेशन में आप बैठे तो आपको आभास होगा कि बड़ा आनंद विभोर करने वाला मोमेंट शुरू हो जाता है, मतलब जिसको कहते हैं ना दिल खुश हो जाता है, अंदर से एक ऐसी खुशी, ऐसी फीलिंग आने लगती है जिसे समझा नहीं सकते। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपके मुंह में एक रसगुल्ला डाल के ऊपर से टेप चिपका दें और पूछें बताओ स्वाद कैसा आ रहा है, फिर आप क्या बोलेंगे? बोल के नहीं बता सकते। तो वो जो फीलिंग है वो शेयर नहीं की जा सकती, बताई नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती। वो फीलिंग जब आती है तो और बैठने का मन करता है मेडिटेशन की, और देर बैठ जाएं। लेकिन जो टाइमिंग अगर आपको दी है किसी ने कि इतने टाइम तक बैठिए, इसके बाद नहीं, तो उतने टाइम के बाद छोड़ दीजिएगा उसको। क्यों? वो उसी से पूछिए कि उन्होंने उतने टाइम के बाद आपको बार्ड क्यों किया है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को धीमे धीमे चलाएं, जल्दी जल्दी ना करें। जल्दी जल्दी का मतलब जैसे वो बुरा ना मानिए आप लोग, कभी कभी रेकी वाले करते हैं ना, 7 चक्र पे एक साथ काम करवाना शुरू करते हैं। पहले चक्र पे, दूसरे चक्र पे, तीसरे चक्र पे, चौथे चक्र पे, मतलब छोड़िए। तो जब तक पहला चक्र खुला नहीं है, आपके सामने एक डोर ऐसा है जिसे आप ओपन करके एक रूम में जाएंगे और सामने दूसरा डोर मिलेगा, उसे खोलेंगे, तीसरा रूम मिलेगा, फिर उसको खोलेंगे, फिर चौथे रूम में जाएंगे। ऐसे एक रूम से दूसरे रूम में डोर को खोल के जा सकते हैं। और बाहर खड़े होकर आपसे कोई कहे कि भाई साहब 7 डोर के ऊपर आप अपना अभ्यास शुरू कर दीजिए, बस अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो आप जिस डोर पर काम कर रहे हैं उसी डोर पर काम करना है आपको, यानी उसी चक्र पर, जिस चक्र पर आप हैं उस चक्र पर आपको काम करना है और अपने आप को लगाए रखना है। कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी इज द की। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं कि किस चक्र पर आपको होना चाहिए, आपको अपने चक्रों की जागृति के बारे में नहीं पता, क्योंकि जब चक्र जागते हैं तो आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आ जाता है, बदल जाते हैं, वो इंसान रह नहीं जाते। मैं ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूं जो कहते हैं हमारा हृदय चक्र जागृत हो चुका है, अब हम थ्रोट चक्र पे हैं। और उनसे 5 मिनट बात करने के बाद पता चलता है कि इनका तो मूलाधार भी नहीं खुला। क्योंकि हृदय चक्र अगर किसी का खुल गया तो उस व्यक्ति के हृदय से प्रेम की लहरें बहनी शुरू होंगी। वो व्यक्ति रोक ही नहीं पाएगा, वो प्रेम पूर्ण हो जाएगा। हृदय चक्र, हृदय प्रेम से भरा हुआ चक्र जैसे ही खुलता है, समझिए इस चीज को ना, कि बस प्रेम ही प्रेम बहेगा। और ऐसे व्यक्ति के साथ में आपका जुड़ाव, आपका जो लगाव है वो सामान्य स्तर तक नहीं रह सकेगा। उस व्यक्ति के साथ 2 मिनट बात करने के बाद आपको लगेगा कि इसी के बगल बैठे रहे, इसी के साथ बैठे रहे। क्यों? क्योंकि उसका हृदय चक्र खुल गया है। जिनका थ्रोट चक्र खुल जाता है, लोग कहते हैं ना हमारा थ्रोट चक्र ओपन हो गया, अब हम आज्ञा चक्र पर हैं, अब हम अपने इस पर हैं, थर्ड आई चक्र पे हैं, अब हमारे 5 चक्र खुल गए, थ्रोट ओपन। अरे भाई, थ्रोट चक्र ओपन हो जाएगा। एक ही चीज बताता हूं, एक लाइन में समेट देता हूं थ्रोट चक्र। जिस व्यक्ति का थ्रोट चक्र, 5वां चक्र खुल गया, उस व्यक्ति के वचन वेद बन जाते हैं। फिर तू जो बोले सो हरि कथा, फिर वो जो कहता है वो सब अच्छा लगता है, कुछ बुरा लग ही नहीं सकता। दैट्स इट। इतने में ही समेट दिया सब कुछ। तो जो आप कर रहे हैं उस पर जारी रहें, उसे स्लो डाउन करें, धीमा धीमा करें और परफेक्शन लाने की कोशिश करें। जल्दीबाजी नहीं करनी है, अपने आप को साधना है। इसको साधना कहते हैं ना, कहते हैं ना कि हम साधना कर रहे हैं। साधना मतलब किसी चीज को साध लेना, शीशे में उतार देना, तो उसे साधना है, परफेक्शन में लेकर आना है। और जब आप परफेक्शन में लेकर के आएंगे, बंद कर देते हैं इनको, चारों का काम खत्म। अकेले कार्ड, ठीक। कहता है कि जब आप परफेक्शन में थोड़ा भी आना शुरू करेंगे तो आपको डार्कनेस फील होनी शुरू होगी, फिर नथिंगनेस का एहसास होगा। मेडिटेशन करने वाले लोग जानते हैं कि उनको कलर्स दिखते हैं, शेप्स दिखते हैं, घूमता हुआ दिखता है, मंत्र सुनाई देते हैं, चैंटिंग होने लगती है, अंदर दिल उनका कुछ कहने लगता है, आवाजें आने, दुनिया भर की चीजें होती हैं। लेकिन जब मेडिटेशन में सचमुच आगे जाएंगे तो सब खत्म होता जाता है, सारी चीजें ढहती जाती हैं और आप विलीन होना शुरू होते हैं। अगर वाल्मीकि तपस्या कर रहे थे और चींटियां उनके शरीर में घुसकर घर बना गईं, इसका मतलब वाल्मीकि कहीं विलीन हो गए थे, कहीं खो गए थे। और वो खोना अपने आप में परिपूर्ण था, कंप्लीट था, इतना कंप्लीट था कि बॉडी का होश नहीं था कि बॉडी में हो क्या रहा है।
जरूरत ही नहीं थी उस होश को रखने की। तो ये कहता है कि जब आप उस चीज में आगे बढ़ेंगे तो फिर आपका सामना किससे होगा? शून्यता से होगा। जब शून्यता से सामना होगा तो ये जो शून्यता है, शून्यता का मतलब नथिंगनेस, जिसको हम स्पेस कहते हैं ना, साइंस में कहते स्पेस। स्पेस का मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष को स्पेस कहते हैं, हम तो अंतरिक्ष कहते हैं लेकिन इंग्लिश में स्पेस कहते हैं। अच्छा, यहां पर इंग्लिश बड़ा काम आया है जहां पर सही है, मुझे भाषा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश का वर्ड बिल्कुल बढ़िया है। क्यों? स्पेस का मतलब होता है खाली जगह, खाली जगह का मतलब होता है कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग, एनीथिंग, नो थिंग। दैट्स वाई दिस कार्ड्स नेम इज नो थिंगनेस, कुछ भी नहीं है। स्पेस में तो कुछ नहीं है, स्पेस में अंतरिक्ष में ग्रह है, नक्षत्र हैं, सब अपने अपने कक्षा में, लेकिन उनके बीच में जो जगह है ना वो खाली है, वहां कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है। तो ये कहता है कि जब आप एक शून्यता महसूस करें अपने अंदर तो डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, क्योंकि जब आपको शून्यता का आभास होगा तो फील ऐसा आएगा कि आपके अंदर डार्क एनर्जी आ रही है, निगेटिविटी फील होनी शुरू होगी, या आप नकारात्मक स्वयं में हो जाएंगे कि अरे इतनी शून्यता कैसे आ रही है। क्यों? क्योंकि उस शून्यता को संभालना मुश्किल होता है, शून्य बहुत भारी है। शून्य को मैथमेटिक्स से हटा दें तो सारे कैलकुलेशन खत्म हो जाएंगे, यूजलेस, फिर तो मतलब ही नहीं, 9 के आगे जा ही नहीं सकते, 10 बनेगा ही नहीं, और जब 10 होगा नहीं तो 9 की गिनती पर मामला खत्म, मैथमेटिक्स खत्म। तो शून्य छोटा नहीं, बहुत भारी है। इसीलिए टैरो कार्ड में शून्य यानी 0 नंबर का जो कार्ड है उसका नाम है द फूल, और उस द फूल की जर्नी मेजर अरकेना के बाकी के 20 कार्ड्स में चलती है, उसी की जर्नी है। वही मैजिशियन और वही हाई प्रीस्टेस है, वही हेरोफेंट है, वही जस्टिस है, सारी चीजें। तो शून्यता के साथ एकीकार होना है, अपने आप को इस चीज में स्पिरिचुअली और इन्वॉल्व करना है कि वो शून्यता आत्मसात हो सके। अगर घबराहट हो, आपके गुरु हैं तो उनसे डिस्कस करें, जब वो शून्यता फील हो, नहीं होती तो फिर जारी रहें, धीरे धीरे करते रहें, जल्दीबाजी नहीं करें। और अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रो करने के लिए आपके द्वारा किसी प्रकार का अहंकार नहीं आना चाहिए आपके मन में। मीन्स आपको शेप दिखते हैं, कलर्स दिखते हैं, आपको व्हाइट कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, मैरून कलर, मैजेंटा, कोई भी कलर नजर आता है, और आपके पार्टनर, आपके फ्रेंड या आपकी हस्बैंड वाइफ कोई भी हैं, वो भी मेडिटेशन करते हैं, तो शेख ही नहीं बखाड़नी उनके सामने कि अरे मुझे तो ऐसा ऐसा होगा, मैं अब बहुत स्पिरिचुअली आगे निकल गया हूं या निकल गई हूं और तुम कहीं नहीं रह गए। अहंकार नहीं लाना। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को अहंकार से बहुत नफरत है। अहंकार स्पिरिचुअलिटी को खत्म कर देता है। बहुत बड़े बड़े अहंकारी जो बड़े स्पिरिचुअल थे वो भी नष्ट हो गए, क्यों? अहंकार था। तो उस चीज को लेकर नहीं आना है। और साथ ही साथ जब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ आगे बढ़नी शुरू होगी, आप शून्यता का अनुभव करेंगे, तो अपने अंदर आपको कुछ थमता सा, कुछ रुकता सा महसूस होगा, हलचल कम होगी। और जब हलचल कम हो तो उसे शेयर नहीं करना किसी से। जब गंभीरता थोड़ी सी आनी शुरू हो जाए, गंभीरता का मतलब, गंभीरता का वो मतलब नहीं होता कि आप एकदम सीरियस हो जाएंगे। गंभीरता का मतलब स्पिरिचुअल मामलों में गंभीरता आनी शुरू हो जाए तो अपने आप में रुकना है, आत्मसात करना है, उस मोमेंट को एंजॉय करना है। 2022 आपके लिए बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है अगर आप गलती नहीं करते और अपने पथ पर बने रहते हैं तो पाइल नंबर 3 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग, आज का विषय। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।